गया गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों को हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, गणित विषय में आप लोगों के बीच नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, सेक्शन फार्मूले के बारे में देखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात किया। उसके बाद आपने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन स्थापित किया। इस तरीके से हम लोगों ने चर्चा किया। सेक्शन फार्मूला में चर्चा हुआ इंटरनली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन, दोनों का हम लोगों ने फार्मूला अच्छे तरीके से पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 4 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बात है दोस्तों, आप लोगों को भी दोस्त हैं, हमारे भी हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 4 फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट कहा जाए सेंट्रॉइड, सेकेंड कहा जाए इन सेंटर, थर्ड कहा जाए या इसी में और कहते हैं एक सेंटर एंड एक्स सेंटर, 4 कहा जाए सरकम सेंटर, और थर्ड हो गया सरकम सेंटर, 4 कहते हैं ऑर्थो सेंटर। आप देखेंगे बेटा कि 4 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये कहा जाए तो 4 घनिष्ठ मित्र हैं और इसका काफी महत्व है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत में। तो देखेंगे हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सेंट्रॉइड कहता क्या है, व्हाट इज सेंट्रॉइड, इसके बाद इन सेंटर, फिर एक्स सेंटर और सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, प्रत्येक को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात होता है क्या कि सेंट्रॉइड कहता है केंद्रक या भार केंद्र या मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र। सेंट्रॉइड सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी चर्चा कर रहे हैं तो सब ट्रायंगल के अंतर्गत ही चर्चा होगी। आप देखेंगे कि ABC ये एक ट्रायंगल है। खास इसमें क्या है कि इस भुजा का मिड पॉइंट मान लो कि यहां पे है और इसके सामने का वर्टेक्स को जो हम मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को हम लोग कहते हैं मीडियन। यानी कि सामने का वर्टेक्स और ये सामने के साइड का मिड पॉइंट से जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को कहते हैं मीडियन माध्यिका। अब बेटा ये भी शीर्ष है और ये भी सामने का साइड है, इसका मिड पॉइंट है, तो इधर से मिला दीजिए। ये आपने डी लिया था, इसको ई ले लीजिए, ये भी एक मीडियन हो गया। ये भी आपका सामने का साइड है और इसका वर्टेक्स है, यहां से मिला लीजिए। तो आप क्या देखेंगे, इसको F दे दो। यानी आप देखा क्या कि इस तरह से 3 मीडियन आपके पास है और तीनों एक बिंदु पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कट रहे हैं, मिल रहे हैं। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। कहने का मतलब हो गया कि सेंट्रॉइड है क्या, तो कहेंगे कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the medians of the triangle is called centroid of the triangle। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती हो, कटती हो, उसी को कहते हैं सेंट्रॉइड। खूबी इस बात का है, आप यहां पे देखेंगे कि ये त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, जैसे ये यहां से लेकर के यहां तक ये 2 और इधर से यहां तक इसका G नाम दे दिया, ये आपका 1। यानी आप देखेंगे कि AG रेशियो GD ये जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है।
और इसमें आप देखेंगे खास करके ये बातें हम लोगों का है कि ए का जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के पास कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के पास कोऑर्डिनेट है मान लिया जाए x3 y3 थर्ड कोऑर्डिनेट्स में। तब आप देखेंगे कि इस तरीके से मीडियन का तो हम लोगों ने डिफिनेशन किया और उसके बाद देखा कि सभी मीडियंस एक पॉइंट पे कन्क्रुएंट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने कहा कि ये सेंट्राइड है। लेकिन सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं, जी को हम लोग सेंट्राइड कहते हैं। अब आप देखेंगे कि सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो वैसी परिस्थिति में इस सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। gxy इज इक्वल टू, इस सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट ज्ञात हो गया। यानी कि अगर किसी वर्टेक्स के किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का कोऑर्डिनेट्स दिया गया हो तो इस सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का सरल तरीका है कि x कोऑर्डिनेट्स का सम बटा 3, ये सेंट्राइड का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट्स के सम बटा 3, ये सेंट्राइड का y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। अब सवाल बनता है कि आखिर ये फार्मूला आया कहां से, कैसे हम ज्ञात करेंगे कि ये फार्मूला मुझे प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि सेंट्राइड का डिफिनेशन हम लोग देख लें बेटा। कहता है सेंट्राइड का डिफिनेशन, सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल कहता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल is called centroid of a triangle। कहा centroid of a triangle the point of intersection of median। अब हम मीडियन का बात करते हैं तो एक मीडियन नहीं, दो मीडियन, तीन मीडियन, यानी कि इसमें अब मीडियंस लगा देंगे। चूंकि एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, एक मीडियन, त्रिभुज में तीन मीडियंस हैं, तीन मीडियन हो गए। ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, मतलब कहना है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हो, कटते हो, उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। अब हम लोग चलते हैं आगे कि इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कोई भी त्रिभुज में अगर तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे कटते हो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे कहता है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड of a triangle which vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3। सवाल कहता है कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल कुछ वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक अगर दिया गया है तो उसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है बेटा। सबसे बड़ी बात यह हम लोग देखने के लिए प्रयास करेंगे कि ये A है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, मान लिया ये B वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और ये C वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। और अभी अभी आप लोगों ने चर्चा किया था
कि ये सपोज करो कि AD इज द मीडियन डिवाइड्स BC मिड पॉइंट, D इज द पॉइंट डिवाइड BC मिड पॉइंट। अब आप इस तरीके से देखना चाहेंगे, इधर से भी आपने इस तरीके से माध्यिका को लिया था और इधर से भी आप इस तरीके से माध्यिका को लिया था, तो ये F हो गया। यही पॉइंट आपका सेंट्रॉइड है जिसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम करना है। आपने कहा था कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक GD 1 रेशियो में डिवाइड होते हैं, जो कि डिफिनेशन के अंतर्गत में आप लोगों ने चर्चा किया, आपने देखा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू x1 y1, B इज इक्वल टू x2 y2, C इज इक्वल टू x3 y3। तो G आपका निकालना है कोऑर्डिनेट, G x y इज इक्वल टू भाट। देखेंगे बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात और बहुत इजी और सस्ते वे में आपने देखा, क्या देख रहे हैं आप कि ये आपका BC, यहाँ पर आपका C पॉइंट है। देख रहे हैं कि BC रेखा को ये D पॉइंट जो है वो मिडिल पॉइंट होता है। तब इस D पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए x कोऑर्डिनेट का जोड़ यानी x2 प्लस x3 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट का जोड़ y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब आप क्या देखेंगे, सिंस कहेंगे हम कि D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, D BC का मध्य बिंदु है, इसलिए D का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है बाबू। तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रेशियो यानी कि 2 दिया है और यहाँ से यहाँ तक का मान 1 दिया है। सपोज करें कि इसको अगर हम लोग m का मान 2 ले लें और n का मान 1 ले लें, और सेक्शन फार्मूला जब इस्तेमाल आप करते थे तो x इज इक्वल टू लिखते थे mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जस्ट यही फार्मूला को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट G, ये G जो है AD को 2:1 के रेशियो में अंतः विभाजित करता है। कहेंगे G डिवाइड AD internally in the ratio 2:1। तब देयरफॉर अब हम यहाँ पे इस फार्मूले को इस्तेमाल करके ऊपर से हटाते हैं बेटा। आप देखेंगे यहाँ पे तुरंत सीख जाएंगे आप कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तब अब हम देयरफॉर G x y का कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि mx2, इसको भिड़ा दो, 2 टाइम्स x2 का मतलब x2 प्लस x3 बटा 2, यहाँ पे आ गया mx2 प्लस nx1। तो देखिए n यहाँ है और x1 यहाँ पे आ गया, यानी कि n का मान 1 इंटू x1 बटा m प्लस n, तो m का मान 2, n का मान 1। इसी प्रकार से आप देखेंगे my2 यहां से ले आओ बेटा, तो 2 टाइम्स y2 प्लस y3 बटा 2 हो गया यहाँ पे प्लस। अब यहां से लेके आप चलेंगे n इंटू y1, तो n का मान 1 y1 और बटा m प्लस n, तो m का मान 2, n का मान 1। ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल। तो आपने देखा कि x2 प्लस x3, 1 में x1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 अपॉन 3, ये भी 2 से कैंसिल हो गया। तो y2 प्लस y3, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, तो y1 अपॉन 3। इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आपने क्या देखा कि हमारे पास
अगर किसी त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो तो इस तरीके से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं बेटा। क्या आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ए सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गया। अब सवाल करता है कि अगर इसी तरीके से इसी फार्मूले पे हम लोग यह देखेंगे कि किसी भी सेंट्रॉइड का अगर कोऑर्डिनेट ज्ञात करना हो, यदि उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर दिया गया है, क्वेश्चन कहता है कि टू फाइंड द सेंट्रॉइड, टू फाइंड द सेंट्रॉइड of a triangle which vertices are 2, 4, 6, 4 and 2, 0। कहता है अगर आपके पास दिया गया है बेटा कि ये किसी त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो बताइए कि इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ये 2, 4, बी आपके पास आ गया 6, 4, सी आपके पास आ गया 2। तो बेटा यही सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। मिला देते हैं। यहाँ आपने देखा कि जी एक्स कॉमा वाई को हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन में आप देखेंगे बेटा कि लेट ए x1 y1 बराबर कोऑर्डिनेट 2, 4, बी x2 y2 बराबर कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 6, 4, सी x3 y3 बराबर कोऑर्डिनेट आ गया 2, 0। अब आपको इस तरीके से जी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा सिंस चूंकि जी एक्स कॉमा वाई बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 बेटा, और क्या लिखेंगे आप y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब क्या करेंगे ना बाबू, x1 का मान 2, x2 का मान 6, फिर देखिए x3 का मान 2 रख देंगे तो 2 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 3, फिर y कोऑर्डिनेट का सटा सेट जोड़ दो 4, 0 बटा 3। अब देखेंगे 6 2 8 2 10 बटा 3, फिर 4 4 8 बटा 3। यानी आपने क्या देखा बेटा कि ये आंसर आ गया। क्या आंसर आया कि आप देख रहे थे कि किसी त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट दिया गया था, तो इस तरीके से आप आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपने फाइंड किया। बहुत अच्छा है। इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे सवाल आपका कभी कभी ऐसे भी आपके बीच में सवाल के काम करेंगे बच्चे। वो सवाल क्या कहा होगा सो बता देते हैं आपको कि कभी कभी ये देखते हैं कि ये वर्टेक्स 3 में से 2 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे देगा, कहेगा थर्ड वर्टेक्स का निकालेंगे। तो यहाँ x का मान दिया रहेगा और 2 वर्टेक्स का मान दिया रहेगा, तीसरा का ज्ञात कर लेंगे इसके सहायता से। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब आगे हम लोग चलना चाहते हैं कि ये आप लोगों ने क्या देखा, सेंट्रॉइड से संबंधित बातें हम लोगों ने किया। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इन सेंटर। बहुत अच्छा है इन सेंटर। दूसरा टॉपिक आपका था, बहुत अच्छा फ्रेंड है इन लोग, इन सेंटर है ना। इन सेंटर अंतः केंद्र कहता क्या है, अंतः केंद्र। देखते हैं कि इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर मान लेते हैं हम कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है और यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका शीर्ष है, ये सामने का साइड है। अगर इस एंगल को अगर मान लिया कि ये एडी रेखा, कोई जरूरी नहीं कि सीधे में ही होगा, एडी रेखा जो है से इसको बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब समान भाग में बांटता है। कहता है कि ये सामने के भुजा और सामने के कोण
को ये जो रेखा है ये सामने के कोण को समद्विभाजित करता है, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं कि ये समद्विभाजक रेखा है, यानी कोणों का समद्विभाजक है। इस तरीके से इधर से भी आपने देखा तो यहाँ पर भी इस कोण को क्या किया बेटा, समद्विभाजित किया। फिर इस तरीके से इधर से भी आप मिला लीजिए, तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी इस कोण को क्या करता है, समद्विभाजित कर रहा है ना। इस तरीके से आपने देखा कि ये कोणों का समद्विभाजक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ये आई है, यानी कहा जाए किसी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं, जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को कहते हैं बेटा इन सेंटर। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि आई जो है वह इन सेंटर है, लेकिन ये एडी जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर है कोण BAC का। इस तरीके से 3 इंटरनल बाइसेक्टर है। तो इन सेंटर का हम लोग डिफिनेशन करेंगे, कहेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर्स of the angle of the triangle is called in center of the triangle। कहें हम लोग यहाँ पे कि the point of intersection of internal bisector of the angle of the triangle is called in center of the triangle। देखेंगे बाबू, कहा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर माने कोणों के अंतः समद्विभाजक, कोण को अंदर में बांट रहा है, बाहर नहीं बेटा, कोण को अंदर में डिवीजन कर रहा है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देख रहे हैं कि कोणों के अंतः समद्विभाजक तीनों जिस पॉइंट पे मिलते हो उसी को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। अब ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स x, y लिया। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि I जो आपके पास है वह इन सेंटर है, लेकिन ये I जो है इसे, जैसे ये अगर देख रहे हैं ट्रायंगल में कि स्मॉल कैपिटल ABC जो है वो कोण को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल ABC उसके साइड्स को करता है, तो सामने के कोण को सामने का भुजा स्मॉल A, ये स्मॉल B और ये बेटा हो गया स्मॉल C। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये AD जो है ये इंटरनल बाइसेक्टर है और इस कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंस AD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ कोण BAC, तब क्या होगा, देयरफॉर जब ये रेखा यानी AD रेखा कोण BAC को अगर अंतः समद्विभाजित करता है, समान भागों में अंदर में बांटता है, तब ये देखिए AB इस भुजा का रेशियो AB और इसका रेशियो AC इक्वल टू ये आपका हो गया BD और ये आपका हो गया DC कहें या CD कहें। अब AB का मान देखिए बंधु दिया गया है C और AC का मान दिया गया है आपका B और ये BD और DC नहीं मालूम है। तब क्या आपने प्राप्त किया कि दिस इम्प्लाइज BD रेशियो DC इज इक्वल टू C इज टू B, यानी देखा कि ये C और ये B के अनुपात में डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरीका से अब ये देख रहे हैं कि I जो है AD को इंटरनली बाइसेक्ट करता है या इंटरनली डिवीजन करता है। सपोज करो कि इंटरनली डिवीजन करता है,
तो ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि आई ए डी को किस रेशियो में डिवाइड्स करता है। तो आई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी प्लस सी, यानी ये दोनों साइड्स का सम, और ये जो है ना इस साइड के अनुपात में, यानी आपने क्या देखा, यहीं पे कहेंगे कि सिंस चूंकि ए आई रेशियो आई डी जो है वह बी प्लस सी इस टू ए के अनुपात में डिवाइड होता है। इसी तरीके से जैसे अभी आपने क्या कहा कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपने ज्ञात किया था जब उनके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम थे। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसी तरीके से अगर तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर दिया रहे तो इस इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। चले हम लोग उस ओर ध्यान रखेंगे आप कि ये भुजा को कहां पे हमने डिवाइड किया, किस तरीके से बांटा। आगे आप देखेंगे यहां पे कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स या टू फाइंड द इन सेंटर या कोऑर्डिनेट कहें, कोई दिक्कत नहीं है। टू फाइंड द coordinates of in center of the triangle which vertices are, मान लिया कि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। देख रहे हैं कि फाइंड द इन सेंटर भी कहते तो समझ लीजिए कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना है। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, मान लिया कि ए का वर्टेक्स आपका दे दिया x1 y1, इसी फिगर को ले लेते हैं। बी का वर्टेक्स x2 y2, सी का वर्टेक्स x3 y3। तब क्या करना है कि इसका सेंटर का आपका कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना है। किसका भैया, तो इन सेंटर का। देखेंगे आप इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स में आप क्या कहेंगे। सॉल्यूशन लेट, आपने देखा कि a बराबर मान लिया आपका x1 y1, b बराबर आपके पास है x2 y2, c बराबर आपके पास आ गया x3 y3। अब आपके पास है कि i बराबर ये जो आपके पास दिए गए हैं i x y का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे यह दिखाने जा रहे हैं कि इस तरीके से देखिएगा कि BC को ये D पॉइंट जो है इंटरनली डिवीजन करता है कितना रेशियो में, तो यहाँ से यहाँ तक C और यहाँ से यहाँ तक B। यानी अगर कह दे बेटा कि M के मान C और N के मान B, तो इस D का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो सीधा सीधी डायरेक्टली कहे कि देयरफॉर डी का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर लें शॉर्टकट में। तो क्या कहेंगे हम लोग कि mx2, तो ये सपोज करो x1 y1 मान लेते हैं और ये x2 y2 मान लेते हैं, तो cx3 यहाँ हो जाएगा bx2, यानी कहेंगे cx3 प्लस bx2 बटा c प्लस b, यानी m प्लस n होता था। फिर इसी तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर ले लेते हैं। c आपका हो जाएगा y3, cy3 प्लस यहाँ से आप ले आइए बाबू by2 बटा m प्लस n, तो m का मान c और n का मान b। इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, तो bx2 प्लस cx3 b प्लस c, यहाँ हो जाएगा by2 प्लस cy3 बटा b प्लस c। इस तरीके से आपने देखा कि D का कोऑर्डिनेट्स आपने ज्ञात किया। थोड़ी सी फिगर को अब हम लोग फ्रेश करते हैं बाबू। देख लीजिए यहाँ पे M और N को अब हटा दिया, काम हो गया इससे। अब मुझे आगे का जो कार्य करना है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दिलाने आपको जा रहे हैं। हमें इसका कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना है और इस D का कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर लिया, bx2 cx3 अपॉन b प्लस c, by2 cy3 अपॉन b प्लस c। अब देखो ये A और D पॉइंट को मिलाने वाली रेखा AD है।
अब इस AD को ये I पॉइंट यानी कि I जो है इसको इंटरनली डिवीजन करता है, यहां से यहां B प्लस C और यहां से यहां A के रेशियो में, तब इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। कहे हम यहां पे मान लेते हैं कि लेट I डिवाइड AD कैसा, इंटरनली कितना रेशियो में, इन द रेशियो देखेंगे B प्लस C इज टू A। देखो बेटा यहां से यहां तक B प्लस C, यहां से यहां तक A के रूप में ये I पॉइंट जो है AD रेखा को अंडर में डिवीजन करता है, इंटरनली डिवीजन करता है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ I। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा m का मान हो गया ये और n का मान हो गया a। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है तो mx2 प्लस nx1 का फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। डायरेक्ट कहेंगे देयरफॉर ix, y बराबर, देखेंगे हमने क्या कहा mx2, तो देखो यहाँ ये x1 y1 है, ये है x2 और y2, इसको मान लो तो mx2 इसके साथ आ जाइए, यानी m का मान कितना है तो b प्लस c इंटू यहाँ आपके पास है bx2 cx3 बटा b प्लस c, और इसके बाद प्लस फिर क्या कहेंगे nx1, तो n का मान कितना है a है, यानी कि ax1 और बट्टा ये m प्लस n, तो m का मान b प्लस c और n का मान a कॉमा। इसी तरीके से ज्ञात करेंगे हम लोग my2, यहाँ आ जाइए तो my2, तो m का मान आपके पास b प्लस c और y2 का मान हो गया by2 प्लस cy3 अपॉन b प्लस c, इसको बंद कर देते हैं, और प्लस ny1, तो ये n और y1, तो n का मान a है और ये y1 है, पूरा m प्लस n, m का मान b प्लस a। देखिएगा बेटा बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का रेशियो आपके पास b प्लस c था जिसको आपने m कहा, यहाँ से यहाँ तक रेशियो n है, यानी कि इसको आपने यहाँ से यहाँ तक b प्लस c, यहाँ से यहाँ तक a कहा, तो ये n ले लिया, a ले लिया, x1 y1 है ही है, इसको x2 और y2 मान करके इंटरनली डिवीजन के फार्मूला पे एडजस्ट कर दिया, b प्लस c से b प्लस c कैंसिल, b प्लस c से b प्लस c कैंसिल। अब इसको डायरेक्टली अरेंज करते हैं तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा कितना हो गया बाबू a प्लस b प्लस c। इसी तरीके से आप देखना चाहेंगे कि ये कैंसिल हो गया तो इसको अरेंज कर लीजिए, तो ay1 प्लस यहाँ पे आपके पास है by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। आपने देखा कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड किया, जो क्या प्राप्त हुआ i x, y बराबर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस। इसमें थोड़ा सा प्रेशर है, क्या प्रेशर है बाबू कि a b c का मान निकालना है, तो कोई बात नहीं है, bc का b और c के बीच की दूरी को डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, b का मान मालूम हो जाएगा, a और c के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला लगा के b का मान ज्ञात करेंगे, a और b के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगा करके c का मान ज्ञात करेंगे। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट्स इसका फाइंड हुआ। अब इसमें आपका सवाल कहता है कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, सवाल आपके पास दिए गए हैं, कहता है क्वेश्चन में कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल which vertices are 1 2 2 3 and 3 4। सपोज किया आपके पास इस तरीके से
3 वर्टेक्स आपको दिया गया है ट्रायंगल का और इसका आपका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चले हम लोग ऊपर में ही फार्मूला इसलिए छोड़ दिया ताकि आपको यूज करेंगे तो आपको आसानी होगा। जैसे कि फटाफट आप देखेंगे बेटा, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट आपके पास है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट आपने ले लिया 2 3 और सी का कोऑर्डिनेट आपने कहा कि सर 3 4 है, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। यानी कि इस तरीके से मिला दिया, ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे डी कहा था, ई कहा था और इसको कुछ नाम दे दिया था एफ। अब इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है आई एक्स कॉमा वाई के रूप में। तो आप क्या देख रहे हैं कि मान लिया हम कि ए x1 y1 बराबर 1,2, बी x2 y2 बराबर आपके पास आ गया 2,3, सी x3 y3 बराबर आपके पास आ गया 3,4। तो निकालना है आई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाट। सबसे बड़ी बात यह है, अब ये क्वेश्चंस को हम हटा देते हैं, आसानी से इसे डील करेंगे। हमें फार्मूला में ए चाहिए, नहीं मालूम है तो ये ए होगा, इसके सामने बी वर्टेक्स के सामने का साइड बी होगा, ये सामने का सी होगा। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के कहेंगे चूंकि ए बी बराबर निकाल लेंगे तो ए बी का मतलब सी का मान होगा। फटाक दबा डिस्टेंस फार्मूला 1 - 2 एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, तब क्या होगा 1 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर 1, यानी इसका मान कितना आ गया √2। सी का मान कितना आ गया √2, यहाँ हम लोग रख देते हैं। इसी तरह से BC निकालना चाहेंगे, चूंकि BC, तब BC किसका मान होगा A का। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कीजिए 2 - 3, फटाफट एकदम सड़ाक मारी ज्ञात होगा 3 - 4 का स्क्वायर, 2 में से 3 गया 1 -1 का स्क्वायर 1 और 3 में से 4 गया, यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर 1, यानी इसका मान कितना आ गया √2। ए का भी मान आपने ज्ञात किया तो आपका √2 आया। इसी तरीके से AC निकाल लेंगे, चूंकि AC किसका मान होगा B का प्राप्त करेगा। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए 1 - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आप कर रहे हैं तो 2 - 4 का स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा है कि 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर 4 और 2 में से 4 गया तो बचेगा आपका -2 का स्क्वायर 4, यानी कि आपके पास ये 8 आया। 8 को आप अगर करेंगे स्क्वायर से हटाएंगे रूट से तो 2√2, यानी देयरफॉर B का मान आ गया। देखो बाबू, आपने A B का मान मालूम कर लिया और x1 y1 का मान आपके पास दिया गया है, तो का इस फार्मूले पे लगा करके आप बैठा दीजिए। चलिए इसे आप कॉपी कर लें और हम यहाँ से A का मान मालूम कर ही लिया है, B का मान मालूम कर ही लिया है। अब हमारे पास ये फार्मूला लिखा गया है, कोई बात नहीं है। कहेंगे हम लोग सिंस चुक्का का मुंह खुला रहता है ना, जैसे ये चुकी है, सिंस चुकी आई एक्स वाई बराबर दिस फार्मूला है। अब ए का मान यहाँ से बैठा दो, देखो ए का मान है यहाँ पे और बी का मान आपने कहाँ ज्ञात किया है, यहाँ है, और सी का मान आपके पास ऊपर में √2 ही आया था जो आप देखे हैं। तो ए का मान आपके पास आ गया √2, ठीक है। x1 तो देखिए x1 का मान कितना यहाँ पे है 1 प्लस b का मान आपके पास कितना आ गया, देखिए 2√2 है, और x2 तो x2 का मान आपके पास कितना 2 प्लस c, तो c का मान भी आपके पास √2 था, और x3 का मान 3 था बटा a प्लस b, तो a का मान √2। फिर आप देख रहे हैं b का मान 2√2, c का देख रहे हैं तो c का भी मान आपके पास कितना प्राप्त हुआ है √2। इस तरीके से आप देखेंगे a y1 तो a का मान आपके पास √2 आया, y1 का मान 2 है प्लस b, तो b का मान आपके पास आ गया है बेटा 2√2, और यहाँ y2 है तो देखिए x1 y1 x2 y2 का मान 3 प्लस c, तो c का मान आपके पास था √2, यहाँ पे रख देते हैं, हल कर देते हैं, और ये c का मान हो गया y3, तो y3 का मान आपके पास कितना है 4 बटा a
प्लस बी और प्लस सी। अब देखेंगे आप ये √2 हो गया प्लस ये 2 दूनी 4 √2 हो गया प्लस 3 √2 हो गया। अब ये 2 एक 3 और एक 4 √2 हो गया। अब देखेंगे ये 2 √2 प्लस 3 दूनी 6 √2 प्लस 4 √2 और ये आपके पास आ गया बेटा 4 √2। अब आप देखेंगे 4 और 3 7 और 1 8 √2 बेटा 4 √2। फिर देखेंगे 6 4 10 और 2 12 √2 अपॉन 4 √2। √2 से √2 पहले साइड करो, इसको साइड करो, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। कितना मेहनत किया तो ये कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। आई x, y का मान आपके पास आ गया बाबू 2, 3। इस तरीके से आपने देखा कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने ज्ञात किया ट्रायंगल का, जिसमें तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ था, मालूम था, तो हम लोग इस तरीके से ज्ञात कर दिया इन सेंटर का। होता है कभी कभी कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और इस ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कहेगा थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ज्ञात करें, तो कोई आपत्ति नहीं है, इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मान रख करके इस फार्मूले पे हम लोग ड्राइव करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलना चाह रहे हैं। क्या करना है आगे कि एक्स सेंटर है, थोड़ा सा आप लोग एक्स सेंटर के बारे में हल्का सा समझ जाइए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स सेंटर इसी में इन सेंटर और एक्स सेंटर है, तो आप देखेंगे बेटा आसान से कि है क्या एक्स सेंटर। देखिए एक्स सेंटर, देखिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि सपोज करते हैं हम लोग कि इस तरीके से ऐसे और ऐसे एक बना दिया और अब हम यहाँ से इसको इस तरह कैसे मीट कर देते हैं, फिर यहाँ से इस तरह से ऐसे ले लिया, थोड़ा तिरछा हो गया, सोच कर देते हैं, फिर यहाँ से इस तरीके से आपने ऐसे मिला लिया, मान लिया कि ABC है। अब क्या देख रहे हैं, देख यही रहे हैं कि इस त्रिभुज के अगर हम इस भुजा को अगर इधर इधर अगर बढ़ा देते हैं बेटा, तो क्या देखते हैं कि ये इस यहाँ पे एक कोण बनेगा जो ये बाह्य कोण होगा, बहिष्कोण होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे इसी साइड्स को अगर आगे इस तरीके से अगर बढ़ा देते हैं बेटा, तो यहाँ पर भी इस तरीके से कोण बनेगा जो बाह्य कोण बनेगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अगर बाह्य कोण बना और ये रेखा इस तरह से कोण को जाके बाइसेक्ट कर दिया, तो ये बहिष्कोण के क्या हो गए, ये बाइसेक्ट कर रहा है बहिष्कोण को, यहाँ पे भी बहिष्कोण को बाइसेक्ट करने वाला ये रेखा हो गया। और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे आराम से मिला दिया यहाँ, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इंटरनली बाइसेक्ट किया, तो ये I1 हो गया। तो आपने देखा क्या देख रहे हैं कि दो आप देख रहे हैं कि ये बहिष्कोण के यानी कि दो बाह्य कोणों के समद्विभाजक रेखा है और एक अंतः कोणों के समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु को कहते हैं एक्स सेंटर। अब देखेंगे आप कि ये बाह्य कोणों का समद्विभाजक है, ये जैसे BI1 और CI1 ये बाह्य कोणों का मतलब बाहरी कोण बन रहा है ना त्रिभुज का, उसको समद्विभाजक कर रहा है, और AI1 जो है से त्रिभुज के अंदर में समद्विभाजित कर रहा है, और तीनों के कटान बिंदु को हम लोग कहते हैं एक्स सेंटर। इस तरीके से यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसको अगर इस तरीके से आगे अगर साइड को बढ़ा देते हैं बेटा, मान लो ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर भी आपका बाह्य कोण बन रहा है। इस तरह से भी अगर आप साइड को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर भी आपका बाह्य कोण बन रहा है, और ये रेखा देख रहे हैं कि बाह्य विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है इस कोण को, और यहाँ से आप लोग सीधा ले चल जाइए, ये आपका अंदर में विभाजित करेगा, तो यहाँ पर भी आपका एक सेंटर बना। उसी तरीके से इसको भी अगर आप साइड्स को यहाँ पे बढ़ा दिया और इस तरीके से लेते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के पास भी एक्स
आपका सेंटर बनेगा, जिसको आपका I3 कहा है। क्या एक्स सेंटर जो आप देख रहे हैं, देख यही रहे हैं कि दो बाह्य कोणों के समद्विभाजक रेखाएं, एक अंतः कोण के समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग एक्स सेंटर कहते हैं। यही इसका डिफिनेशन है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं यही कि I1 I2 I3 आर एक सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी देखा क्या कि I1 I2 I3 जो है वो एक सेंटर है आपका इस त्रिभुज ABC के। वह मतलब कि आप कह रहे हैं कि बाह्य सेंटर आपके बन रहे हैं, जो 3 सेंटर आपके वाह बन रहे हैं। तो क्या कहा जाए, इसका डिफिनेशन में हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ए पॉइंट, क्या कहा जाए, टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, टू बाह्य कोणों के समद्विभाजक है। इट इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल bisector and one internal angle bisector। क्या कहा, इट इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, मतलब जिस बिंदु पे मिलते हैं, ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मतलब दो बाह्य कोणों के समद्विभाजक और एक अंतः कोणों के समद्विभाजक। दो बाह्य कोणों के समद्विभाजक, तो देखा कि ये और ये दो बाह्य कोणों के समद्विभाजक है और ये अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं कि ये एक्स सेंटर है। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं कि I1 जो डिवाइड्स करता है इसको, वो भी आपका B + C AD को, सपोज करो यहाँ पे D लिख लें, कहे यहाँ पर कि चूंकि I1 डिवाइड्स AD इज B + C इज टू A रेशियो। यहाँ भी I1 जो है AD को B + C इज टू के रेशियो में डिवाइड्स करता है। तो अब आपके मन में सवाल बनता है, ऐसे आपके यहाँ पे अभी इसमें हमारा यूज नहीं है कि इसके सर कोऑर्डिनेट्स कैसे ज्ञात करेंगे। तीन आपके पास सेंटर बन गया, I1 का, I2 का, I3 का, तो ज़्यादा इसमें कोई खास लफड़ा नहीं है। यही है कि I1 का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने के लिए क्या करना है, I2 के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने के लिए क्या करना है, I3 के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने के लिए क्या करना है। तो फटाफट आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि I1 का कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखना हो तो Ax1 Bx2 Cx3 A + B + C, आप कहेंगे Ay1 By2 Cy3 A + B + C। अभी इसको मत पूछना कहाँ से आया, ये जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। I1 का कोऑर्डिनेट निकाला तो सीधा A के जगह पे सिर्फ खाली बस माइनस लगा दीजिए, बाकी आपका I1 का कोऑर्डिनेट कंप्लीट। अगर I2 का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो B के जगह पे चिन्ह माइनस लगा दीजिए, Bx2 Cx3 A - B + C। अब इसी तरह से यहाँ पे करेंगे हम लोग Ay1 - By2 Cy3 A - B + C। अच्छा, अगर I3 का कोऑर्डिनेट निकालना है बाबू तो सिर्फ C के जगह पर माइनस कर दीजिए, Bx2 - Cx3 अपॉन A + B - C। यहाँ आ जाएगा Ay1 By2 Cy3 अपॉन A + B - C। इस तरीके से हम देखते हैं एक्स सेंटर का भी हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। यदि त्रिभुज के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो और ABC यानी जिस तरह से साइड का आपने देखा था, अभी निकाला था, डिस्टेंस फार्मूला से ज्ञात हो, तो हम लोग इस तरह से एक्स सेंटर का भी कोऑर्डिनेट हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब आप लोगों को हम स्क्रीन पे ले चलते हैं। जितनी बातें आप लोगों के बीच अभी हम लोगों ने चर्चा किया
उन सारी बातों को आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं 1 मिनट के अंदर में, फटाफट आप देखेंगे बेटा। यहाँ पे कहा था आप लोगों ने गया गाइडेंस प्रोग्राम, आप देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका है, कोऑर्डिनेट्स चैप्टर में आपका है, लेक्चर 3 है ये। आप देख रहे हैं यहाँ पे संतोष कुमार गणित शिक्षक, +2 रामशाह उच्च विद्यालय फतेहपुर, गया गाइडेंस प्रोग्राम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3रा लेक्चर चल रहा है। आपको कहा था बेस्ट फ्रेंड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपने देखा था सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये दोनों को चर्चा अभी करेंगे हम स्क्रीन पे ही। देखिए सेंट्रॉइड के बारे में आप लोगों ने कहा था कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। माने किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कि ये सेंट्रॉइड है। देख रहे हैं कि इसका माध्यिका 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा। फिर सेंट्रॉइड के आपने कोऑर्डिनेट्स को भी आपने ज्ञात किया था कि किसी वर्टेक्स त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पे फाइंड किया था x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। इससे संबंधित आपने एक सवाल को भी डील किया था कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 2, 4, 6, 4, 2, 0। इस तरीके से आपने सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी आपने ज्ञात किया। इस तरह से इन सेंटर आपके था, कहा था कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। माने किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं आपका इन सेंटर। इस तरीके से आपने अभी अध्ययन किया था कि देख रहे हैं कि BD और CD जो है इसे C/B के रेशियो में डिवाइड करता है, और AI और YD जो है इसे B + C और A के अनुपात में ये डिवाइड होते हैं। इस तरह से आपने अभी ज्ञात किया था, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट भी आपने ज्ञात किया, जो आपको डिटेल्स में यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम, खूब अच्छे तरीके से आप इसे देख लेंगे। सारा चीज आपको मैंने कहा था BD/DC यानी C/A आया, D का कोऑर्डिनेट ज्ञात किया था, I डिवाइड इंटरनली रेशियो यहाँ से B + C और A के रेशियो में, जिस तरह से फार्मूला I का फाइंड हुआ AX1 BX2 CX3 A + B + C AY1 BY2 CY3 A + B + C। इसका प्रॉब्लम भी आपने डील किया। देख रहे हैं आप यहाँ पे कहता है फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 1, 2, 2, 3, 3, 4। अभी आपने इसका तुरंत जस्ट जिक्र किया था, जिसका आंसर आपका 2, 3 आया था। अभी आपने देखा एक्स सेंटर के बारे में भी हमने चर्चा किया। I1, I2, I3 आर द एक्स सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। कहा इट इज द पॉइंट of congruency of 2 exterior angle bisectors and 1 interior angle bisector। मतलब 2 बाह्य कोणों के समद्विभाजक और एक अंतः कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसी बिंदु को हम लोग एक्स सेंटर कहते हैं। I1, I2, I3 इस तरह से 3 एक्स सेंटर बने, तीनों एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पे लिख डाला। अब इसके बाद आपके पास है बेटा सरकम सेंटर। थोड़ा सा समझना होगा सरकम सेंटर के बारे में। तो सरकम सेंटर के बारे में आप यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे क्या कहता है बेटा कि सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। बहुत अच्छी बात, क्या कहा, किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक, अरे क्या बात है, मतलब कि लंब भी हो और भुजा को समद्विभाजित भी करता हो। तो देख रहे हैं AB का ये 2 भाग में बांट रहा है, AP और PB के इक्वल है, और ये जो है से आपका लंब समद्विभाजक है। इसी तरह से BC साइड्स को भी देख रहे हैं इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, ये लंब समद्विभाजक है। और इस तरह से आप देख रहे हैं AC को भी आपका ये इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, ये लंब समद्विभाजक है। तो वही कहा किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। यानी कि ये सरकम सेंटर आपका C' हो गया। वही कहा सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर जो आपके पास ये लाइन है, ये आपके सामने के भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यहां भी आपका किया, यहां भी किया। इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, अगर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, अगर किसी ट्रायंगल के साइड्स को अगर वो इस तरीके से अगर समद्विभाजित करता है और वो जिस पॉइंट पे अगर वो मीट करता है या मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं बेटा ये आपका सर्कमसेंटर। अब देखिएगा यहां से अब बहुत अच्छी बात कि सर देखिए इस वर्टेक्स से इस सेंटर का दूरी और इस वर्टेक्स से इस सेंटर का दूरी और इस वर्टेक्स से इस सेंटर का दूरी बराबर होता है। C डैश A इज इक्वल टू C डैश B इज इक्वल टू C डैश C। बड़ी मजेदार, क्यों बराबर होता है इसके बारे में जरा सा आप चर्चा करके मुझे बताएंगे और मैं विस्तार रूप से आपको बताना चाहता हूं। इसलिए होता है कि देख रहे हैं कि ये त्रिभुज ABC बना, ABC त्रिभुज के ये एक सर्किल टच किया, तो ये सर्किल जब टच कर दिया तो इसका नाम हो गया सर्कम सर्किल, परिवृत्त। व्हाट इज सर्कम सर्किल? कहता है ये सर्किल टचेज ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्किल। यदि कोई वृत्त किसी त्रिभुज के अगर सभी शीर्षों को अगर टच करता हो, स्पर्श करता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सर्कम सर्किल और इसके सेंटर को हम लोग कहते हैं सर्कम सेंटर। अब देखेंगे, अब यहां से यहां यानी कि देख रहे हैं कि C डैश A के बीच की जो दूरी हो रही है, ये दूरी को आप मिलाएंगे तो ये आपका हो गया सर्कम रेडियस। यहां से भी C डैश हो जाएगा और यहां से B C डैश हो जाएगा। इसी कारण से ये रेडियस होने के चलते ये डिस्टेंस इक्वल है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ऐसे यूज आपके नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स में आप आसानी से देख रहे हैं कि C डैश इज इक्वल टू x1, यानी कि आपने x1 कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं, जो आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c बटा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, फिर y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c बटा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इस तरीके से हमारा इन देख रहे हैं कि सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड होता है। अब होता है कि सर्कम सेंटर हम दिखाने जा रहे हैं कि द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल कैन बी इनसाइड। इनसाइड मतलब त्रिभुज के अंदर में भी, और देखिएगा मतलब ऑन त्रिभुज पर या आउटसाइड त्रिभुज के बाहर ऑफ ए ट्रायंगल। नोटिस द टाइप ऑफ ट्रायंगल बिलो एंड ईच लोकेशन ऑफ P द सर्कम सेंटर। देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल बन रहा है और एक्यूट एंगल में जो भी हमारे पास सर्कम सेंटर बनेगा वह त्रिभुज के इनसाइड मतलब अंदर में बनेगा। ये राइट एंगल है तो राइट एंगल में आप देख रहे हैं कि समकोण पर इन सेंटर ये आपका सर्कम सेंटर बनेगा। क्यों? क्या कहा था आपने कि भुजाओं के त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं, तो देखो इस भुजा के लंब समद्विभाजक ये हो गया और इस भुजा का लंब समद्विभाजक देख रहे हैं कि ये हो गया और इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये हो गया, तीनों समकोण पर मिल गया। अब इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल अधिकोण, तो देख रहे हैं कि ये बाहर में मिलेगा, यानी आप देख रहे हैं कि अगर ये अधिकोण त्रिभुज अगर आपके पास हो तो इसका जो आपका सर्कम सेंटर यानी कि आपका प्राप्त होगा वह त्रिभुज के कहां होगा? बाहर होगा। इसी तरीके से हम लोग आते हैं बेटा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहता है, कुछ नहीं कहता है, सीधा सीधी देखिए कि ये शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एल्टीट्यूड हाइट अगर जिस बिंदु पे मिलते हो उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। देखिए पॉइंट ऑफ कंक्रुवेंसी ऑफ 3 एल्टीट्यूड इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय, मान लिया ऑर्थो सेंटर वो से है तो इसको हमने वो कह दिया, कौन बड़ी भारी बात है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c बटा tan a प्लस tan b प्लस tan c, और इसका y कोऑर्डिनेट y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c बटा tan a प्लस tan b प्लस tan c। अगर इस तरीके से अगर हमारे पास ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। ऐसे आपको 11th क्लास में ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट ज्ञात नहीं करना है, लेकिन हम लोग हायर लेवल में जब IIT JEE का कार्य करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे तो हम लोग इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी आपने देख रहा है
कि एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और एक आपका एक्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। तो देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पे बनता है, तो जहां पे आपका समकोण बनाता है उसी पॉइंट पे आपका ऑर्थो सेंटर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि शीर्ष लंब की ऊंचाई जहां पे शीर्ष लंब कटते हैं, तो देख रहे हैं ये शीर्ष लंब, ये लंब, ये शीर्ष से ये लंब, ये शीर्ष से ये लंब, और यहां से भी आपका ये गुजर गया, ये शीर्ष से लंब, तो ये तीनों यहाँ पे कट कर गया। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे समकोण के जगह पे ही ऑर्थो सेंटर का निर्माण होगा। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा बेटा? तो देखते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास इस तरह से है, ऐसे आया। तो क्या करेंगे अब हम लोग कि देख रहे हैं कि अगर मान लिया इस साइड्स को अगर हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ से हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगा। अगर हम इस तरह से अगर इस साइड्स को बढ़ा देते हैं तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगा। और देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर नहीं कहा जाए, इसको लंबवत कहा जाए, यानी कि शीर्ष लंब कहा जाए, मजा आएगा, या ऊंचाई कहा जाए। तो देख रहे हैं ये तीनों आकर के कहां पर मिलते हैं? ये आपका अधिकोण त्रिभुज के बाहर। तो क्या देखा कि अधिकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर बाहर में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जहां पे समकोण बनाता है वहां पे होगा, और एक्यूट एंगल में त्रिभुज के अंदर होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर, तीन तरह के ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर का निर्माण होता है, जो एक्यूट एंगल में अंदर में, और राइट एंगल में समकोण पे, और ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर में बनता है। चलिए इस तरीके से आप देखेंगे, एक सवाल आपके पास लिया है हमने, कहता है कि प्रूफ दैट द पॉइंट्स 3, 2, 6, 3, 7, 6 एंड 4, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, कहता इज इट ए रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपका दिखाना है कि क्या यह एक आपका पैरेललोग्राम है और यह एक आयत है। तो कुछ नहीं करना, ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, एडी का, एबी का, बीसी का और सीडी का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात किया बेटा। ज्ञात करने के बाद आपने देखा एबी का मान √10 आया, सीडी का मान इतना आया, एडी का सबका मान निकाला। इस तरह से विकर्ण का भी आपने कोऑर्डिनेट्स बीडी और एसी का निकाला, तो देखा इतना आया। तो क्या कहा आपने कि ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू एडी आ गया, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आया। तो इस तरह से आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो तो यह आयत भी होगा और समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन खास बात क्या है कि अगर विकर्ण के अगर कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे, विकर्ण के अगर निकाला आपने नियामक इस तरीके से दूरी से, तो अगर बराबर आता तो ये आयत बनता, बराबर नहीं आया तो ये आयत नहीं होगा, यह एक पैरेललोग्राम होगा। इसी तरीके से आपके पास एक और आपका प्रॉब्लम है जो बहुत शॉर्टकट है और यही लास्ट करेंगे हम लोग। क्या देख रहे थे आप लोग कि देख रहे हैं बेटा कि if 6, 8, 3, 7 and -2 be the coordinates of the three consecutive vertices of a parallelogram, find the coordinates of the fourth vertex। देख रहे हैं कि लगातार किसी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्षों का नियामक दिया गया है, चौथे शीर्ष का नियामक निकालना है। तो ज्यादा लफड़ा नहीं, डी का मान लिया XY, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि मिडिल पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी, एसी का जो डायगोनल होगा और बीडी का जो डायगोनल होगा दोनों एक ही पॉइंट पर होगा, इसलिए एसी का मध्य बिंदु का नियामक निकाला। देखिए 6 - 2/2 और 6 - 2/2 यहां से आ गया, और इसका आपने निकाला आपका मिडिल पॉइंट, तो x कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 2 और y कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 2। यहां से देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट के बराबर यहां आ गया और y कोऑर्डिनेट का बराबर हो गया, यानी यहां से हम लोग सॉल्व कर दिया तो x और y का मान ज्ञात हो गया। इस तरीके से आपके पास कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए बेटा, इसे आप अच्छे तरीके से करेंगे और आराम से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, एक दूसरे बच्चों को भी आप लोग बताएंगे और आप अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। इस सेशन में आप पूरे बिहार के छात्र छात्राओं को दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।